हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रोटीन सॉर्टिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हमें उसी को कंटिन्यू करना है। और मैंने कहा था कि हम ऑर्गेनल वाइज सॉर्टिंग प्रोटीन सॉर्टिंग पढ़ेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरोक्सिसोमल प्रोटीन टारगेटिंग। पेरोक्सिसोमल प्रोटीन टारगेटिंग। ठीक है, पेरोक्सिसोमल प्रोटीन टारगेटिंग आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर आपने पेरोक्सिसोम के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा कि पेरोक्सिसोम हमारा एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और ये बहुत सारे रोल प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। तो ये मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। बहुत सारे डिफरेंट आपने फंक्शन पढ़े, जिसमें से एक मेन फंक्शन है कि एक एंजाइम होता है पेरोक्सिसोम के पास। पेरोक्सिसोम के पास वैसे तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बहुत सारे, लगभग 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं पेरोक्सिसोम में। लगभग 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन उसमें से बहुत एक एंजाइम का नाम ले लेती हूँ, जैसे कि चलो कैटालेज हमने एक नाम ले लिया। कैटालेज एक एंजाइम है। ये क्या करता है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में ब्रेक कर देता है। ठीक है, और भी कई सारी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस करता है ये, जैसे बीटा ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा। तो और भी कई सारी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस ये करता है। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन जैसा मैंने कहा, वो ये ऑक्सीडेशन किसका होता है? बीटा ऑक्सीडेशन जानते होंगे शायद आप, फैटी एसिड्स का होता है। यूरिक एसिड वगैरह का भी इसका ये ऑक्सीडेशन कर लेता है। और अगर हमें इसके बारे में पढ़ना है तो आपने नाम सुना होगा प्लाज्मेलोजन का। प्लाज्मेलोजन का आपने नाम सुना होगा। प्लाज्मेलोजन, ये जो प्लाज्मेलोजन होता है ये क्या होता है? ये एक फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोलिपिड होता है इसमें जो हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ी हुई होती है वो ईथर बॉन्ड से जुड़ी होती है, ना कि एस्टर बॉन्ड से। ठीक है, अगर हम प्रोटीन सॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे तो हमने बात की थी कि मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स के पास अपना सिग्नल सीक्वेंस होता है। मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स के पास अपना सिग्नल सीक्वेंस होता है, हैव देयर ओन सिग्नल सीक्वेंस। और इसका जो सिग्नल सीक्वेंस होता है SKL सीक्वेंस। एस से यहाँ पर जो ये क्या है, ये अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है। उसमें से एस जो होता है हमारा वो होता है सेरीन, के जो होता है वो होता है हमारा लाइसिन, और एल जो होता है वो आप जानते हैं ल्यूसिन। ये अमीनो एसिड सीक्वेंस हैं और इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं PTS1। ठीक है, PTS का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस। पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, अभी ये जो है वो क्या है, उसको हमने नाम दिया है PTS1। कभी कभी क्या होता है कि ये सीक्वेंस बदल जाता है और उसको हम लोग बोल देते हैं PTS2। ठीक है, तो हो सकता है कि वो PTS1 हो या हो सकता है कि वो PTS2 हो। तो PTS1 भी हो सकता है, PTS1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब ये जो SKL सीक्वेंस है, SKL सीक्वेंस ये कहाँ पर होता है? सी टर्मिनस पे होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जो PTS1 है ये क्या है? PTS1। जो PTS2 होते हैं, मैं एक नाम बता देती हूँ, एक एंजाइम है थायोलेज, उस पर PTS2 काम करता है। ठीक है, तो ये जो PTS2 है ये होता है एन टर्मिनस पे। बस इससे ज़्यादा जानकारी अभी ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है कि ये जो SKL सीक्वेंस है, इस SKL सीक्वेंस को ये SKL सीक्वेंस किसको रिकॉग्नाइज करता है? एक रिसेप्टर होता है। इसका जो रिसेप्टर है
जो रिसेप्टर है, जो साइटोसोलिक रिसेप्टर है, ये कैसा है, रिसेप्टर कहाँ पर है, साइटोसॉल में, तो साइटोसोलिक रिसेप्टर हो गया। और ये जो साइटोसोलिक रिसेप्टर है इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है PAX5 रिसेप्टर, ठीक है, PAX5 रिसेप्टर। अब ये जो PAX5 रिसेप्टर है ये क्या करता है, जो कार्गो प्रोटीन होती है जिसके पास SKL सीक्वेंस है, ये C टर्मिनल है, इस SKL सीक्वेंस को ये जो PAX5 है ये रिकॉग्नाइज करेगा और इससे जाकर के बाइंड कर जाएगा। तो अब ये जो बन जाएगा ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, कौन सा, कह सकते हैं कार्गो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोल दो उसको, कार्गो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये बन गया। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये हमारी पेरोक्सिसोम है, ठीक है, ये पेरोक्सिसोम है, ये यहाँ तक ये पेरोक्सिसोम है, ये यहाँ पर, यहाँ पेरोक्सिसोम का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम का मैट्रिक्स है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, इस मेम्ब्रेन में कई सारे रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, इसमें से एक का नाम मैं आपको बता रही हूँ, जो PAX14 होता है, होते कई हैं, 14 होते हैं, 13, 17, लेकिन जो मेन रोल होता है, जो पोर क्रिएट करने का काम करता है, वो कौन करता है, 14 करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये SKL सीक्वेंस और ये जो PAX5 है ये जाकर के PAX5 ये जाकर के इस 14 से बाइंड हो जाता है, ठीक है। और जब इस 14 से ये जाकर के PAX5 जो है ये यहाँ पर जाकर के जब बाइंड कर जाएगा तो ये क्या क्रिएट करेंगे, ये पोर क्रिएट करेंगे, और जब ये पोर क्रिएट करेंगे तो ये स्पोर के थ्रू क्या कर जाएगा, एंट्री कर जाएगा कार्गो प्रोटीन और PAX5 के साथ, ठीक है। पैक्स और ये जो कार्गो प्रोटीन है ये SKL वाली ये यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अभी इस PAX5 का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो इस PAX5 को रिसाइकिल करने के लिए कुछ फैक्टर्स आएंगे। जैसे ही इसको मैट्रिक्स में, इस कार्गो प्रोटीन को मैट्रिक्स में भेजा जाएगा, भेजने के बाद ये जो PAX5 है इसकी रिसाइकलिंग की जाएगी। तो इसकी रिसाइकलिंग के लिए यहाँ पर कुछ फैक्टर्स मौजूद होते हैं, PAX1 and 6। कौन होता है, PAX1, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है और ये है PAX5, ठीक है, और यहाँ पर जुड़ी हुई है कार्गो प्रोटीन SKL वाली, ये है PAX5। यहाँ पर था कौन, यहाँ पर था PAX14। अब यहाँ पर PAX5 को हमें क्या करना है, रिसाइकिल करना है, रिसाइकिल करना है, मतलब हमको यहाँ से इसको वापस से भेजना है, फ्री करना है इसको। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ फैक्टर्स मौजूद होंगे। वो फैक्टर्स कौन से होंगे, PAX1 और 6। ये क्या करेंगे, ये इसको यूबिक्विटिनाइज कराने में हेल्प करेंगे। इस पर क्या लगा देंगे, यूबिक्विटिन लगा देंगे, और यूबिक्विटिनाइजेशन से क्या होगा, ये रिसाइकिल होगा, ठीक है। इसको क्या किया जाएगा, इसको यहाँ से हमें बाहर भेजना है, तो यहाँ बाहर भेजने के लिए, बाहर भेजने के लिए जो रिसेप्टर्स काम करेंगे और जो चैनल्स काम करेंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे PAX10, 2 और 12, ठीक है। यहाँ पर क्या का काम करेंगे, PAX2, 10 और 12, इनकी हेल्प से ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। कौन, जो PAX5 होगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब ये जो कार्गो प्रोटीन है ये मैट्रिक्स में रह जाएगी, और जो PAX5 है वो रिसाइकल हो जाएगा, वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, हमारा कार्गो प्रोटीन भी मैट्रिक्स में पहुंच गया, और जो PAX5 जो रिसेप्टर था वो अगली प्रोटीन को बाइंड कराने के लिए फिर से रेडी हो गया, ठीक है। ये तो हो गया किसके लिए, PTS1 के लिए। अब अगर आप PTS2 का देखेंगे, जो PTS2 थी हमारी, वो जो जुड़ता है, वो जिस रिसेप्टर से बाइंड करेगा वो होगा PAX7, ठीक है। बस इसको आप याद रखिएगा। अब होता क्या है कि एक डिसीज़ का नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक डिसीज़ है ज़ेल्वेगर सिंड्रोम। ये क्या होती है, ये बर्थ के टाइम दिखाई देती है। पहली बात तो ये क्या होता है, इस कंडीशन पे न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, ठीक है, और इसकी वजह से इसकी बहुत मतलब कुछ ही टाइम पे इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है।
अब ये कंडीशन किसकी वजह से आती है? ये कंडीशन आती है जो पेरोक्सिसोमल जो या फिर पेरोक्सिन होती हैं, जो पेरोक्सिन प्रोटीन्स होती हैं, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से या उसमें म्यूटेशन की वजह से आती है। इसका जो कारण होगा, इसका जो रीज़न आप लिखेंगे, वो रीज़न क्या लिखेंगे? कॉज क्या है इसका? इसका कॉज है म्यूटेशन। किसमें? म्यूटेशन इन जीन ऑफ पेरोक्सिन प्रोटीन। पेरोक्सिन प्रोटीन के जीन में म्यूटेशन की वजह से ये डिसीज हो जाती है। सो पेरोक्सिसोम का जो ट्रांसपोर्ट था प्रोटीन का, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें से अगर कोई और चीज़ छूटी हुई हो या फिर आपको लग रहा हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी इतना सफिशिएंट है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से एक नए ऑर्गेनिज्म के साथ आएंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।